कर्म का सिद्धांत इसीलिए महान बताया गया। आपको काम करना पड़ेगा, उसके इम्पैक्ट आएंगे। सामने वाला काम करेगा, उसका इम्पैक्ट उसके जीवन में आएंगे। सोचना पड़ेगा आपको। अब मान के चलो कोई आतंकवादी घटना हो गई, तो आप ये थोड़ी ना कह दोगे कि ईश्वर की मर्जी रही होगी। उस सिद्धांत के हिसाब से तो वो चीज गलत हो जाएगी ना फिर। ईश्वर की मर्जी से हुआ होगा। या कहीं पे कहीं बलात्कार जैसी घटना हो गई, तो आप ये थोड़ी ना कह दोगे कि ईश्वर की मर्जी से हुई होगी। नहीं कह सकते ना आप। नहीं कह सकते तो इसके पीछे फिर सिद्धांत क्या है, तो आपको समझना पड़ेगा। व्यक्ति स्वयं नियंत्रित है, स्वयं नियंत्रित। अब उसको समझने में कोई अपना जीवन लगा सकता, कोई चुनाव जरूरी भी नहीं समझे भी उसको। आए वापस। तो दमन पर इसने अधिकार कर लिया। और इसने सबसे महत्वपूर्ण चीज की 1540 में एक स्थापना की, ईसाई धार्मिक न्यायालय। और सबसे ज्यादा ईसाई इस न्यायालय ने बनाए भारत। ही इस्टैब्लिश ए ही ईसाई पादरी छोड़ दिए हमारे देश में। इन्होंने कहा जितने लोगों को ईसाई धर्म में कन्वर्ट कर सकते हो उतने लोगों को कन्वर्ट कर लो। टास्क दिए गए लोगों को, तुमको 10 व्यक्तियों को ईसाई धर्म में बदलना है। गरीब बच्चा, गरीब माँ बाप झुग्गी झोपड़ी में रह रहे हैं, उनको जाकर के कहा तुम्हारे बच्चे के पास चिकित्सा नहीं है क्या, हम दिलाएंगे तुमको मेडिसिन, तुम्हारे बच्चे को स्कूल हम भेजेंगे। क्या करोगे तुम इस धर्म में। अब जो बेचारे सीधे साधे लोग हैं, उनको लगता है कि मेरी चीजों की मुक्ति का कारण सिर्फ यही हो सकता है, और वो कर लेते हैं उस चीज को, आ जाते हैं बहकावे में। ईसाई मिशनरियों ने किया ही क्या इस देश में, यही तो किया। कौन सा लोगों को वो मुक्ति दिलाने आए थे। अगर उनको लगता है कि वहां ये भारत के लोगों की गरीबी मिटा देंगे या उनको चिकित्सा सुविधा दे देंगे, तो जितने भी यूरोप के लोग हैं जहां पर ईसाई लोग रहते हैं, वहां ईसाई लोगों में क्या समस्याएं नहीं है, वहां गरीब लोग नहीं है। अगर ईसाई बन जाने से वो समस्याएं खत्म हो जाएंगी, तो फिर तो यूरोप में कोई भी गमीर गरीब नहीं होगा। यूरोप में फिर तो कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो बहुत शिक्षित ना हो। फिर तो सबको उच्च सुविधाएं मिल रही होंगी सबको। जब भी आप कहेंगे नहीं, दुनिया में ऐसा कोई देश ही नहीं है जहां गरीब ना हो। तो धर्म गरीबी थोड़ी ना मिटाता है। तो इसने क्या किया, ईसाई धार्मिक न्यायालय। और इसने क्या बोला, याद रख लेना, जो 16वीं शताब्दी थी, 16th सेंचुरी का एंड ये था कि गोवा में एक तिहाई आबादी ईसाई बन चुकी थी। ईसाई बन चुकी थी। किसने किया, गलत तरीके से किया इन्होंने, लोगों को बरगला के किया, भड़का के किया। बात क्लियर है। बात ठीक है सारी। तो ईसाई धार्मिक न्यायालय की। एक साथी कह रहा धर्म बदलना सही है या नहीं है। अभी मैंने यही तो कॉन्सेप्ट तुमको बताया। अब तुम उसको सीखोगे। डच साथी कल पढ़ेंगे, है ना, फिर तो आज तो ज्यादा टाइम हो जाएगा। डच कल पढ़ेंगे, आज आपको देन क्या क्या है भारत को, पुर्तगालियों ने क्या क्या दिया। पुर्तगालियों की देन। भारत को प्रिंटिंग प्रेस 1550 में आई थी, भारत में प्रिंटिंग प्रेस। लिखो इसको। भारत को आलू की खेती, इससे पहले भारत में आलू नहीं था। अब ये नहीं है कि पुर्तगालियों ने इसको बनाया था, उन्होंने भी कहीं ना कहीं से सीखा। प्रिंटिंग प्रेस, आलू, टमाटर, टमाटर, गन्ना, लाल मिर्च, लाल मिर्च, पपीता, पपीता, जहाज निर्माण, जहाज निर्माण, तंबाकू, तंबाकू, तंबाकू तो अकबर के दरबार में लेके गया था एक पुर्तगाली, उसका नाम था बर्नेल, बर्नेल। उसने अकबर के दरबार में जाके गया, जी ये देखो टेस्ट करो इसको। अकबर ने तंबाकू पिया था भरे दरबार में। और अकबर उससे इतना खुश हुआ था कि अकबर ने तंबाकू की खेती के आदेश दे दिए थे। उससे पहले तंबाकू नहीं होता था भारत में। ये आलू टमाटर, अभी तुम कहने लगो नहीं भैया आलू आलू कैसे पुर्तगाली, उससे पहले आलू था ही नहीं, था आलू। तो ये सब इनके द्वारा से आए हैं। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी। ऊपर दिखाएं, कुछ क्वेश्चन पूछा एक साथी ने, बार्थोलोम्यू। तो ये उससे ऊपर दिखाओ।
एक बार बार्थोलोमेओ डियाज का वर्ष 1488, नहीं 1487 है दोस्त, परफेक्ट। वास्को डिगामा की जो यात्रा शुरू हुई वो 1497 में शुरू हुई, उसके परफेक्ट 10 ईयर पहले बार्थोलोमेओ डियाज है। वो 88 किसी किसी किताब में लिखा मिल सकता है आपको, गलत वर्ष होगा, गलत वर्ष होगा। जैसे किसी किसी किताब में आपको 1487 88 मिल सकता है। बात क्लियर है, यहाँ पर बात क्लियर है। तो कल हम आपको बताएंगे कि जो पुर्तगाली थे आपका, उन पुर्तगालियों के पतन के कारण क्या रहे। जैसे कि पुर्तगाली गोवा से तो 1961 में गए, तो जब बाकी शक्तियों को आप पढ़ेंगे धीरे धीरे धीरे, डचों का आगमन पढ़ेंगे, डच कैसे प्रतिद्वंदी बने या अंग्रेजों के प्रतिद्वंदी कैसे बने, जब धीरे धीरे कक्षाएं होंगी तो आप समझते चलेंगे। ओके, बात क्लियर है, क्या आएंगे। भारत में पुर्तगालियों ने निम्न में से किस स्थान पर अपने प्रथम किले का निर्माण किया था? प्रथम किले का निर्माण किया था, बताएं, आंसर करेंगे फटाफट से। दूसरा कन्नूर, पहला कोचीन 1503 सॉरी 1505 में कन्नूर में। 1498 में पुर्तगाली खोजकर्ता वास्को डी गामा ने एक नए मार्ग की खोज की थी। वास्को डी गामा ने कहाँ का मार्ग खोजा था? भारत का। देखो दोस्त, मैं ये कहूँगा मेरे मानने या मानने का मतलब ही नहीं है, बात यह है आपकी मान्यता क्या है। आप सभी की मान्यताओं पर मुझे विश्वास है, मैं सिर्फ आपसे ये कहना चाहता हूं कि बी लॉजिकल, थोड़े तार्किक होइए, अच्छी चीज़ों को मानिए, बहुत अच्छी बात है, अच्छे सिद्धांतों को मानिए, लेकिन जो खराब सिद्धांत है उनको उखाड़ फेंकिए, क्योंकि वो जीवन में आपको सिर्फ मुश्किल देंगे और कुछ नहीं दे सकते। निम्नलिखित में से किसने 1503 में भारत में पहला यूरोपीय किला बनाया? 1503 में पुर्तगालियों ने। पुर्तगाल के राजा द्वारा भारत के प्रथम गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? पहला गवर्नर कौन बना? अल्मीडा। और दूसरा कौन था? अल्फांसो दी अल्बुकर्क। नीनो डी कुन्हा कब आया? 1529 में आया। वास्को डी गामा 3 बार आया, 1498 में आया, 1502 में आया, 1524 में आया। बताओ जी, अल्फांसो डी अल्बुकर्क को किस बात के लिए जाना जाता है? नीनो डी कुन्हा के टाइम पे क्या हुआ है? राजधानी बदली गई है, हाँ जी। अल्बुकर्क ने क्या किया था बताएंगे? अल्बुकर्क ने क्या किया था? अल्बुकर्क ने आपका 1510 में गोवा को जीत लिया था, हाँ जी ठीक है। कैब्रल 1500 में आया था, हाँ जी। पेड्रो कैब्रल, इस ये ब्राजील का खोजी है, इसने किसका रास्ता खोजा था? ब्राजील का मार्ग इसी ने खोजा था, ब्राजील का मार्ग। और अल्मीडा कौन है? जिसने ब्लू वाटर पॉलिसी, शांत जल नीति को अपनाया था। क्या बनेगा भाई साहब, देखना जरा। 4 1 2 3, 4 1 2 3, 4 1 2 3। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पुर्तगालियों की विफलता का कारण था? पुर्तगाली विफल क्यों हुए भारत में? मैंने अभी बताया आपको लास्ट टाइम पे, अन्य यूरोपीय कंपनियों से उनकी जो प्रतिद्वंदिता हो जाएगी, राइवलरी हो जाएगी उनकी। ओके, ये कारखाने डच के हैं, डच का क्वेश्चन है, डच है, ये भी डच के, ये क्वेश्चन है, ये आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन है, ये आपको बताना है सारे लोगों को। अगर आपने आज की कक्षा को ध्यान से पढ़ा था, मॉडर्न हिस्ट्री की हम शुरुआत कर चुके हैं, ठीक है। उम्मीद करूंगा आप बहुत अच्छे से पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। तो डच मुझे बताएं किस देश के निवासी थे? लिखेंगे यहाँ पर, आज का हमारा कक्षा शुरू होगा डचों से। डच, डच, जो डच हैं आपके, ये कहाँ के थे? तो ये साथी आपका हॉलैंड के निवासी थे, हॉलैंड, हॉलैंड के निवासी। और इस हॉलैंड देश को हम वर्तमान में किस नाम से जानते हैं? कल हमने कक्षा में आपको बताया था कि हॉलैंड को आज आप जानते हैं नीदरलैंड के नाम से। इसका नाम अब नीदरलैंड हो चुका है, ये कहीं किनारे पर लिख लेना आप। हॉलैंड का नाम, हॉलैंड जो देश है उसका नाम अब, हॉलैंड का नाम अब नीदरलैंड हो चुका है। क्या हो चुका है? नीदरलैंड। नीदरलैंड जिसकी कैपिटल हो चुका है, नीदरलैंड जिसकी कैपिटल आपकी एम्स्टर्डम है, ये हम सब लोगों को पता होना चाहिए। ओके, अब डचों की हम बात करें तो मैंने आपसे कहा कि आपका जब पुर्तगाली भारत में व्यापार करने में कामयाब हो गए, वास्को डिगामा से उनकी यात्रा शुरू हुई और धीरे धीरे उन्होंने भारत में क्या किया, यहाँ के राजाओं के साथ में अपने संबंध बनाए। और मैंने कहा कि जब उनके गवर्नर आया पहला अल्मीडा, तो उसने आपका जो अरब सागर है या कहें हिंद महासागर में अपनी मजबूती बढ़ाई।
उसके बाद में मैंने आपको बताया था अल्बुकर्क, जिसको वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है पुर्तगाली साम्राज्य का, तो उसने किस तरह से अपनी चीज़ों को एक्सप्लोर किया। तो कहने का मतलब है कि पुर्तगाली व्यापार में कामयाब हुए। अब जब पुर्तगाली व्यापार में कामयाब हुए तो पुर्तगालियों को टक्कर देने के लिए मैंने कहा था कि लगभग 100 वर्षों तक तो उनका एक छत्र व्यापार रहा, कोई उनका कंपटीटर ही नहीं था। लेकिन इसके बाद में जो उनके कंपटीटर बने, एक समय पर आपका एक ब्रिटेन में एक कंपनी बनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, उसके बारे में बात जानेंगे अभी, द मर्चेंट एडवेंचर्स कैसे बनी थी। और इसके साथ में ही यूरोप का ही एक और देश था हॉलैंड। तो हॉलैंड में भी वहाँ के लोगों में इस बात को लेकर के कि भाई सारा व्यापार अब यूरोप में पुर्तगाल के द्वारा होता है, जो भी एशिया से व्यापार होता है, तो हम लोगों को भी उस पर कमर कसनी चाहिए। तो डच लोगों ने भी अपनी नेवी को मॉडर्न किया, यानी कि अपनी नेवी को उन्होंने आधुनिक किया, अपनी नौसेना को आधुनिक किया और भारत की ओर चले। तो इस क्रम में सबसे पहले याद रख लेना, जो पहला डच यात्री आया, पहला डच यात्री, पहला डच यात्री जो भारत में आया, उसका नाम था कार्नेलिस द हाउटमैन। कार्नेलिस, कार्नेलिस द हाउटमैन पहला डच यात्री है ये। और ये आया था आपका कब? 1596 में। वास्को डी गामा किस वर्ष आया था? ये पहला यात्री है, याद रखना, फर्स्ट 1596 में ये आया था आपका, ठीक है, याद रख लेना। डच कंपनी जो बनी थी आपका व्यापार के लिए, ये यहाँ पर आया, घूम के गया, इसने बताया जी व्यापार के लिए अवसर बिल्कुल हैं, तो एक कंपनी बनाई गई, डच कंपनी। डच कंपनी का क्या नाम था? जो डच कंपनी बनी थी, डच कंपनी का नाम था वेरिंग दे ओस्ट इंडीज। वेरिंग दे ओस्ट इंडीज, ओस्ट इंडीज। डच कंपनी, डचेस कंपनी नेम वाज वेरिंग दे ओस्ट, दो में उन्होंने अपनी कंपनी बनाई, ठीक है। और इसी कंपनी का अन्य नाम, अदर नेम, कभी परीक्षा में आपको लिखा मिले तो इसका दूसरा नाम भी है एक, इसी का दूसरा नाम था यूनाइटेड ईस्ट इंडीज कंपनी ऑफ, यूनाइटेड ईस्ट इंडीज कंपनी ऑफ नीदरलैंड्स, तो ये कंपनी बनी और इन्होंने कहा कि भाई हम भी भारत में व्यापार करेंगे, एशिया के साथ में व्यापार करेंगे और आगे बढ़े। और पहली फैक्ट्री जो अपनी बनाई, पहली फैक्ट्री अपनी स्थापित की इन लोगों ने। मसूलीपट्टनम भारत के किस राज्य में स्थित है? मसूलीपट्टनम, जो कि कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है। ये इनकी पहली फैक्ट्री थी, ठीक है। अच्छा, किस वर्ष में बनी? 1605 में बनी। दूसरी फैक्ट्री, फैक्ट्री का मतलब यहाँ पर कोई उत्पादन होता था, यस और नो? मैंने कल फैक्ट्री का मीनिंग आपको समझाया था। क्या यहाँ की फैक्ट्रियों में कोई उत्पादन होता था? आप कहेंगे नहीं भैया, ये तो सिर्फ सेंटर होती थी। पुलिकट, पुलिकट जो कि आपका केरला में स्थित है, केरला में, ठीक है। अब दरअसल में मैंने कहा कि भारत में इनसे पहले व्यापार कौन कर रहे थे? पुर्तगाली। तो क्या पुर्तगालियों से इनके कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुए होंगे, या भारत के जो स्थानीय राजा थे उस समय, क्या वो विरोध नहीं करते होंगे? जैसे कि मैं आपसे जानना चाहूंगा, 1605 में आपका भारत में जो आपका सेंट्रल पावर था, कौन सा राजा था? तो आप सबको पता होना चाहिए कि 1605 वह वर्ष है जब अकबर की डेथ हो चुकी थी और एक नया रूलर आया था, जहांगीर। तो केंद्रीय शासन के रूप में जहांगीर था। और आपका अगर बात करें उसी समय पर, मैंने आपको बताया था कि अगर 1605 में हम बात करें तो जो मराठा शासन है दक्षिण में, क्या उसका एग्जिस्टेंस था? आप कहेंगे नहीं। तो एक सेंट्रल पावर हुआ करता था अकबर, मैंने कहा दक्षिण तक उसका साम्राज्य था। तो ये लोग मतलब ऐसे कार्रवाई नहीं करते थे कि भाई सेंट्रल पावर इनके खिलाफ हो जाए या केंद्रीय शासन इनके खिलाफ हो, ये परमिशन लेते थे व्यापार की। और जो स्थानीय सूबेदार होते थे, जैसे मैं आपसे पूछूं अकबर के समय पर कितने सूबे थे, अकबर के समय सूबों की संख्या कितनी थी या प्रोविंसेस कितने थे, ये मैंने आपको बताया था। जैसे आज भारत में